धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल रात यानी कि सोमवार की रात एक बड़ी घटना हुई है। चाइना और भारत के सैनिक आपस में भिड़ गए हैं। हथियारों से नहीं भिड़े, डंडों से, पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया है, जिसमें भारत के एक ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। रात भर से खबर नहीं आ रही थी कि चाइना के कितने जवान शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, लेकिन अब वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पुष्टि कर दी है कि 4 वहां के भी जवान मरे हैं। इसके अलावा 11 लोग वहां के घायल हैं। लेकिन जो घटना है उसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोलियां नहीं चली हैं जैसे बॉर्डर पे दो देशों की सेनाओं के बीच चलती हैं। डंडों से हमला किया गया, पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। आप समझ सकते हैं, आमने सामने का, बिल्कुल ऐसे जैसे गली मोहल्ले में लड़ाइयां हो जाती हैं और आदमी डंडे लेके, पथराव लेके एक दूसरे पर हमला करने लग जाता है। इस तरीके से दो देशों की सेना आपस में भिड़ी है। 45 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है सीमा पर, जिसमें चाइना के सैनिक मारे गए हैं या भारत के सैनिक शहीद हुए हैं। इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये उभरता है कि आखिर ये परिस्थिति, ये हालात, ये स्थिति क्यों उभर रही है चाइना के साथ हमारे सामने। ये दूसरा पहलू। और अभी तक पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कुछ घटा, हमारी सरकार ने क्या सही से कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम हमें सोमवार की रात देखने को मिला। पूरा मीडिया आप देख रहे होंगे सुबह से इसी पे लगा हुआ है। पता नहीं, बहुत सारे उसने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं जिनके जरिए बहुत सारी चीजें वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी, धाकड़ खबर भी अपनी छोटी सी भूमिका निभाना चाह रहा है इस खबर के अंदर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन, जो एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, कृष्णकांत जी यानी कि के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इन सारी चीजों पर लिखते भी रहे हैं। उनका लोक पक्ष जो अखबार है, मैगजीन है, उसमें भी उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, बहुत सारी तैयारी की है। तो समझने की सीरियल वाइज चीजों को कोशिश करते हैं। पहला मेरा सवाल ये है सर कि लद्दाख का जो गलवान वैली है यानी कि गलवान घाटी है, वहां पे ये जी। वारदात हुई है। ये वारदात जिस तरीके से हुई है, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे बॉर्डर पे हमेशा देखा जाता है, सामने भी किसी देश की फौज है, इधर भी किसी देश की फौज है या हमारी फौज है, तो आपस में गोलियां चल रही है, एक दूसरे को जो है फायर किया जा रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है कि पथराव किया गया है, वो डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया है, ये घटना कहलाती क्या है? ये घटना, धन्यवाद पहले मुझे बुलाने के लिए धाकड़ खबर की तरफ से। जहाँ तक घटना, अंग्रेजी में स्कर्मिशेस कहते हैं, या आपस में जो लड़ाई हुई है उसका स्कर्मिशेस का हिंदी मुझे अभी तुरंत समझ में नहीं आ रहा है। झड़प, 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 ये झड़प हुआ है जी, यह झड़प हुआ है। लेकिन यह झड़प का बहुत महत्वपूर्ण है। गली के गुंडों की लड़ाई और इस लड़ाई में बहुत अंतर है। वह भी जो भारत के, सॉरी, एशिया के जो दो सबसे बड़े देश, दो सबसे ताकतवर देश, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, या हर तरह से देखें, इनका जियोग्राफिकल, स्ट्रेटेजिकल, इनका पोजीशन जो है वो बहुत जबरदस्त है। पूरे विश्व की नजर इस पे होगी। और यह झड़प केवल झड़प ना कहें, एक बहुत बड़ी घटना है, गंभीर समस्या है, गंभीर मसला हुआ है। और खासकर भारत की तरफ से, हालांकि मरने वाले हमारे 3 कहने के, लेकिन हमारे उसमें कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। और यह कौन सी नौबत एग्जैक्टली आई जो अभी तक न्यूज आया, उसमें उस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल होगा कि हमारे कर्नल को क्यों उतने पास जाना पड़ा, उस मुख्य घुसे में, या डंडा जो हुआ उसमें क्यों शामिल होना पड़ा। क्या वो हमारे जवान आगे निकल गए थे या उनके तरफ से आ गए थे। और हमारे कमांडिंग ऑफिसर एक नेचुरल आदमी में है, आर्म फोर्सेज में है, कि हमारे जवान के साथ होता तो हम उसको फ्रंट से लीड करते हैं, हम उनके साथ होते हैं, भागते नहीं। हम बाहर से आदेश नहीं देते हैं। यह राजनीतिक दल नहीं है कि हम पीछे से शोर मचा रहे हैं कि साथियों आगे बढ़ो और वो कैप्चर कर लो या उसको पीट दो, वो सब चीजें नहीं होती है। वह खुद ब खुद उसमें शामिल होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, मैं इस पे अनुमान नहीं लगाना चाहता हूं और हमारे खबर आएंगे। लेकिन जो भी यह झड़प है, मसला है, यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। और हमारे जनता को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये ना समझ का नतीजा है, जो हम बाद में आपके साथ जो बात करेंगे, कि हमारा देश जो है सो केवल ताली बजाने वाला बन के रह गया और यह परिस्थिति आ गई है। और आज जो बाकी आप कह रहे हैं वो दिखा हमें। जी चलिए आगे चलेंगे, उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल की खबर ये है कि मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के मेजर जनरल्स आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सरकार भी हरकत में दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उन्होंने एक मीटिंग ली है। साथ में चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी उसमें मौजूद रहे हैं। और इसके बाद
ये तक खबर आ रही है, हो सकता है जिस वक्त खबर आपके सामने पहुंचे तो वो खबर अपडेट हो चुकी हो कि प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करने जा रहे हैं उसमें भी वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इंटरनेशनली हमारे पास अपडेट नहीं है कौन सा देश इस बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन बेहतर ये है कि हमारे यहाँ जो घट रहा है, अभी तक जो हलचल देखी जा रही है, उसे आप सही मान रहे हैं जो अभी तक का अपडेट है? हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं सही, मतलब इस मामले में कि जो हमें मिला है, जो आपने कहा, जो मैंने टीवी पे देखा या नेट के माध्यम से भी कुछ देखा, तो हमारे पास मुझे लगता है कि सही है। हम जो भारत सरकार ने हमें बताया है उस अपडेट को हम सही माने, और आज की जो मतलब कल रात की जो घटना घटी है उसको। जी। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच जो एक गलवान घाटी है, जिसे गलवान वैली भी कह सकते हैं, जी। इसका विवाद बताया जा रहा है कि 1962 से शुरू हुआ है, जी। लेकिन जैसी झड़प अभी हुई है ऐसी 45 साल में कोई झड़प हुई है जिसमें चाइना के भी सैनिक मारे गए हैं, भारत के भी सैनिक शहीद हुए हैं। क्या है ये गलवान घाटी, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो? गलवान घाटी लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में है और वो चीन से बॉर्डर पे है। वहां से वह तो स्पष्ट है, सब हमारे सब साथियों के साथ स्पष्ट है। और एक मतलब उसके पहले मैं बताऊं कि एक इनका जो पैंगोंग लेक है, पैंगोंग सो कहते हैं, सो मतलब घाटी से मिलता हुआ जो आगे बढ़ता है, वह लेक काफी लंबा चौड़ा है। एक्चुअली उस पर करीब 2/3 कब्जा चीन का है, बाकी हमारे तरफ है। और इस लेक जहां खत्म होता है उसके आगे यह एक, जिस घाटी की आप कर रहे हैं, या गलवान ला वो चीनी भाषा में कहते हैं, यानी पास आने जाने का जो रास्ता है। और वह इसलिए महत्वपूर्ण बनता है कि वहां से, वहां के बिल्डअप से कुछ समय पहले आपको याद दिला दूं कि श्री राजनाथ सिंह ने हमारे तरफ से वहां एक 40-50 किलोमीटर रोड बनाने का जाके उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। उसका जो एक राजनीतिक करते हैं वो काम उन्होंने किया था। और उसके बाद से चीन ने उसका विरोध किया था कि आप जो बॉर्डर पे है वो हमारा है, जिस एरिया में आप घुसे हुए हैं, या यह कम से कम यह है कि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन वास्तविक जो सीमा रेखा होना चाहिए वह भारत के अंदर आता है। और उस पर उसने विरोध किया था, हमने उसके विरोध का कोई ध्यान नहीं दिया था, और उसके बाद से उन्होंने बिल्डअप शुरू किया है। तो घाटी का महत्व इसलिए है कि वह एक महत्वपूर्ण पास है जहां से कि चीनी सेना या हम जो हैं डिप्लॉयमेंट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिसके कब्जे में होगा उसको एक पॉजिटिव एक्सेस मिलेगा, उसका एक गुणात्मक रूप से उसके सैनिकों के पक्ष में होगा, और वो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और विपक्ष को आने में रोक लगा सकता है। और यह पूरे लेक के ऊपर है, और उसके बाद से अक्साई चीन से होते हुए हमारे जो लद्दाख के ऊपर जो प्रवेश करने की है, वो सारा का सारा उसके ऊपर उसके कंट्रोल में इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट आता है, और इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम वहां सड़क बना रहे हैं तो चाइना की ये क्या हैकड़ी है, क्या गुंडई है कि वो सड़क भी बनाने नहीं देगा? चाइना की यदि हम फॉरेन पॉलिसी को समझे, ये थोड़ा सा मतलब इस घटना से हम डीप में जाए, और जब माओ त्से-तुंग के मरने के बाद से जब डेंग आए और वहां के जो वो मुख्य बने, प्रधान बने, तो उन्होंने 4 चीजों पे मुख्य रूप से ध्यान दिया, जिसमें एग्रीकल्चर था, टेक्नोलॉजी था, इंडस्ट्री था और फिर मिलिट्री था। मिलिट्री में भी नेवी लास्ट में था, जो हो नेवी के कारण वो जो चीन पिछड़ रहा है वो छोड़े, लेकिन मिलिट्री था, उसमें था। और उसमें एक तरह से उनकी कोशिश थी कि हम अभी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए कि हमारा ध्यान अपने इंडस्ट्री बिल्डअप पर करना है। और इनडायरेक्टली उनका यह महत्व था कि हम विश्व बाजार पे जितना अधिक से अधिक हो कब्जा करें और अमेरिका को पीछे छोड़े। इस मामले में वो जापान को पीछे छोड़ चुके हैं, और उनका जो जीडीपी बनता है वो 9 से 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जबकि हमारा बाय द वे जानने के लिए 2.25 या 3 के आसपास, और हमारी तमन्ना है कि बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी बन जाएंगे। वो बात की बात है, देखेंगे। तो इस मामले में लड़ाई नहीं करना चाहता, हालांकि बीच में झड़पें हुई हैं। वह वियतनाम से भी हल्का सा लड़ा है, झड़पे टाइप हुई है, फुल फ्लेज्ड वार नहीं हुई है। वह वार से बचा कर रखता है, लेकिन साथ साथ बंदर को देखे तो बंदर है, वो सांप या शेर से लड़ने नहीं जाता है, लेकिन वो शेर के पीछे जाके पूंछ उठा के भाग जाता है, तंग करता है। चीन इससे बाज नहीं आता है। चीन की ये फॉरेन पॉलिसी में युद्ध ना चाहने के बावजूद यह क्यों शामिल है, हमें समझना पड़ेगा। चीन की फॉरेन पॉलिसी में बहुत गहराई है। वहां का
प्रधानमंत्री या जो प्रेसिडेंट है या उसका जो चीफ है, उसके बदलने से वहां की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलती जैसे हमारे देश में होता है या अमेरिका में होता है। उसकी बहुत गहराई है, उसकी जो ड्रैगन फॉरेन पॉलिसी उसके हमें समझना पड़ेगा। वह उसके डोमेस्टिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, वह उसके आर्म्ड फोर्सेज जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उससे जुड़ा हुआ है, वह हर एक तरह से जुड़ा, वो कहीं से अलग नजर नहीं आता है। इसमें भारत के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी जो हमारी सीमा रेखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह कहीं से भी नहीं चाहता है कि भारत उसकी बराबरी कर सके। आर्थिक रूप से तो भारत को बहुत वक्त लगेगा, हम कुछ भी जोड़ लगा लें। मिलिटरली भी चूंकि आर्थिक हमारा बैकबोन वैसा नहीं है, इसलिए मिलिटरली हम उसके आसपास नहीं आते हैं। उनके टैंक को देखिए, इनको एयर को देखिए, उनके स्पेस की जो जबरदस्त जो विकास हुई है, और उनका एक एयरपोर्ट वो बना, हॉस्पिटल 10 दिन में बना लेते, सारी जनता को पता है, एयरपोर्ट भी 2 से 3 महीने बना लेते हैं। ये हमारे अभी कूते की बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे रेड टेपिज्म है, आपको कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ता है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं, सरकार जो था वो भी बेच चुकी है, वहां सब सरकार के हाथ में है। वहां का कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ही एक यूनिफाइड है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसको कंट्रोल करने का दावा करते, कितना कंट्रोल समझना जाए। तो यह उसके फॉरेन पॉलिसी में इंडिया, और इंडिया से होते हुए हिंद महासागर नीचे जाएं, 2 मिनट में खत्म करता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका तो है लेकिन इंडिया भी है, और इंडिया हाल फिलहाल में जो प्रो अमेरिका हो गया रशिया से हट के, और इसके कारण पाकिस्तान उसके तरफ गया है, चीन के साथ उसका ध्रुवीकरण हुआ है, जिसमें ईरान भी शामिल हुआ है, और बाकी जो नए ध्रुवीकरण हुए इसमें चीन के फॉरेन पॉलिसी को बल मिला है, और वह हमें जब भी हम कुछ कर सकने की क्षमता है, दिखाने की क्षमता करते हैं, यदि हमने हांगकांग पे भी कुछ इनडायरेक्टली बोला है, या उनका जो 1 बेल्ट 1 रोड जो उनका था, वो जो था उसमें हमने ना शामिल होने की बात की, बुलेट ट्रेन में हमने जापान को दे दी, उसका ना दी, तो वह इन भवकियों के द्वारा, इनके द्वारा हमें वह अपना इकोनॉमिक हित साधन करने के हमारे ऊपर दबाव डालता है, एक तरह से हमें ब्लैकमेल करता है। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, उससे क्या दिक्कत है अगर भारत के रिश्ते अमेरिका से ज्यादा अच्छे हैं, तो उसे इस बात से कुछ चिढ़ है, दुख है, तकलीफ है, वो क्या देख नहीं पा रहा है भारत को, अमेरिका के रिश्तों को? इससे उसको दुख तो है, कष्ट भी है, चूंकि चीन का एक जो महत्वाकांक्षा है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है, विश्व के बाजार को पूरा कैप्चर करने का और अमेरिका को पीछे छोड़ने का, और इसमें इंडिया ओपनली अमेरिका के साथ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, तो वह भी वहां जाके उन्होंने एक सीक्रेट लेटर लिखा था अमेरिका को कि आप चीन को नंबर 1 कहते हैं, मोस्ट फेवरेबल नेशन कहते हैं, अपने दोस्त मान रहे, उस समय उनके साथ संबंध अच्छा था, वह इंडिया को दिया जाए। हालांकि अमेरिका ने हमारे साथ घात किया और उस लेटर को उसने एक्सपोज कर दिया, दिखा दिया, इंटरनेशनली खोल दिया। तो यह हमारी ऐसा नहीं कि कांग्रेस इससे बहुत भिन्न थी, लेकिन कांग्रेस एक बैलेंस रखती थी। ये सरकार आने के बाद से पूर्णतः वो अमेरिका और यहां तक कि इजराइल या नाटो जो देश है उनके साथ मिलकर ध्रुवीकरण को आगे कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक अब देखेंगे तो चीन के साथ हमारे बहुत सारे संबंध है, रशिया के साथ भी है, लेकिन यह ध्रुवीकरण जो गड़बड़ होता जा रहा है यह चीन के खिलाफ नजर आ रहा है। और अमेरिका ट्रंप आने के बाद से पहले जो उसने ट्रेड वार जो उसने किया है, वह उसमें हम इंडिया का भी हाथ देखता है, और चीन एक तरह से कहें तो फिजिकली घिर रहा है, और इससे उसको कष्ट है, इससे उसको दुख तो है। और वहां का भी जो मेन जो है, जो हमारे शी है वहां के जो हेड है, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी है, इन दोनों के बीच में कहें तो दोनों तकरीबन एक ही तरह के वैसे लीडर हैं जो कि दिखाने में, बातें करने में बहुत तेज तर्रार है। हालांकि शी थोड़े पीछे इसमें आएंगे, लेकिन उससे मैं इसमें थोड़ा सा डाइवर्ट इसलिए हुआ बताने के लिए कि इन दोनों नेताओं को समझना चाहिए था कि भाई जो करना है करो, हमारे एक दूसरे के हित के खिलाफ ना जाए। ये थोड़ी सी बात थी, थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की बात थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भी किया सिक्किम के ऊपर, जब हमने सिक्किम को एनेक्स किया या अपने मिला लिया, तो उन्होंने चीन से इस बात को मनवा लिया, चीन सहमत हो गए। यह हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। इसके पहले जो हमारे सिक्किम के साथ अभी जो झड़प हुई थी, उसमें भी जब श्री नरेंद्र मोदी गए थे और मिले थे इनसे, तो वह भी मसला शांत हो गया था। यहां पे क्यों चुक गए? चूंकि चीन भी देख रहा है कि अब भारत नहीं मान रहा है, वो हमारे
जो भी हमारी करार हो रही है, संधि हो रही है, उससे अलग जा रहा है, तो उसने शायद एक मौका देखा कि भाई हम तुम्हें बताएं कि क्या हो। और संभवतः जो कश्मीर को हमने धारा 370 हटाया और पाकिस्तान को जो हमने धत्ता बताई है, वह उनकी आपसे एक यह मौका है, तुम देख लो। वो हमें सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके उनके जवान जो हैं सो बड़े शान से हमें पीट के चल, नहीं, हमने भी उनकी अच्छी पिटाई कर दी है। एक सवाल यहाँ पे ये बताइए कि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से ऐसी रिपोर्ट एक अखबार में छपी कि 14 बार चाइना हमारी सीमाओं के अंदर घुस चुका है। क्या विदेश नीति में कोई कमी है? क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं? और एक के बाद एक तमाम पड़ोसी, अभी देखिए नेपाल की पुलिस ने फायरिंग करी, हमारे एक शख्स को मार दिया और बहुत सारे लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया। वो अपनी पत्नी को लेने वहां जा रहा था, उसको जी। नहीं जाने दिया गया। उससे पहले पाकिस्तान ही आए दिन सब कुछ करता रहता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है, एलओसी पे दुनिया भर के बवाल चलते हैं, अंदर आतंकवादी घटनाएं चलाता है। और उधर आप तमाम देखिए, श्रीलंका हो चाहे भूटान हो, उनसे भी रिश्ते आज बेहतर नहीं रहे। क्या ये सब को चीन हुड़की दे के भारत के खिलाफ कर रहा है, या हमारी ही जो विदेश नीति है उसमें कोई गड़बड़ है? सीधे सीधे कहें तो बैलेंस ऑफ पावर है वो चीन के पक्ष में चला गया, जहां तक इंटरनेशनल रिलेशन की बात है और हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात है। हमारी देखिए, फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी होता है, डोमेस्टिक जो पावर होती है, आर्थिक, खासकर आर्थिक है, जनता के मूड है, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है किस तरह से लीड करती है, इस पे डिपेंड करता है। इस दोनों में तालमेल ना हो तो मुश्किल है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ एक जुमला ही था, है ना, वो मालूम था कि वो हटने वाला नहीं है। इसके बाद से तो इस सरकार के आने के बाद तो जुमलों का बाढ़सा लग गया और जनता को एक खास उम्मीद हुई। तो जनता की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए उससे बड़े बड़े जुमले आए। आने के पहले भी श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप चीन को लाल आंखें दिखाएं, उनसे जाकर ऐसे ना मिले, बहुत सारी बातें हुई। एक ऐसा आडंबर पैदा किया गया या ऐसा एक चक्रव्यूह पैदा हुआ जिसमें आज की सरकार खुद फंस गई है और उससे छटपटाहट के बावजूद निकलने मुश्किल है। पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे, नेपाल को भी हम संभाल लेंगे, लेकिन चीन को कैसे संभाल लेंगे? चीन उन क्या जुमलों में नहीं आने क्या वाला। चाइना और को इस बात का डर नहीं लग रहा है कि भारत उसका बहुत बड़ा बाजार है? वो इस तरीके की अगर बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करेगा तो उससे उसका बाजार जो है उस पर फर्क पड़ेगा, उसको ये डर नहीं लग रहा है? बाजार का तो फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और खासकर आज जबकि वैसे भी पूरी विश्व बाजार आर्थिक क्राइसिस में जा रहा था, मंदी की तरफ बढ़ रहा था, उस समय कोरोना वायरस का अटैक आया और एक वर्ल्ड बैंक के सर्वे और अनुमान के हिसाब से 10% आर्थिक जो ताकत है वो संकुचित होने की संभावना है। 10% भयानक होता है, 2-3% में भी मुश्किल हो जाता है। वैसी स्थिति में चीन यदि यह समझे, हम मान ले कि चीन तैयार है भारत को खोने के लिए, तो उसकी अपनी गणित होगी। कहना मुश्किल है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस सब के बावजूद यदि इंडिया भी यदि अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहा है, ऐसी हालत में मैं ये अभी मानने को तैयार नहीं हूं, बोलने को भी तैयार नहीं हूं कि हम अमेरिका के कहने पे ये कर रहे हैं। नहीं, हम हमारी अपनी समझ है। लेकिन यहां पे ये गड़बड़ी तो हो रहा है। चीन भी पूरे माप तौल के साथ ये कर रहा होगा। अब उसके उसके पक्ष से क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हूं। राहुल गांधी ने बात उठाई और पूछा कि कम से कम इतना तो बताइए कि चाइना कितना अंदर आ चुका है, वहाँ क्या स्थिति है, वो आज तक नहीं बताया गया। मीडिया ने भी राहुल गांधी की आलोचना की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ सोमवार में, वो बता रहा है कि वाकई में बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त टेंशन है चाइना और इंडिया के बीच। जनरल पनाग रिटायर कर चुके हैं, कमांडर कोर कमांडर नहीं, पूरे कमांड के कमांडर रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग करके उनका ट्वीट भी चलता है। उस पर भी कुछ मीडिया के लोग और कुछ सोशल मीडिया के लोग टूट पड़े कि आप जो है सो केवल सरकार की बुराई करते हैं और इससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने जरूरी समझा और उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी। हम कमजोर इसलिए नहीं हुए हैं, हमारी चाहे आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, और आज जो घटना घटी है, जो राहुल गांधी ने जो कहा, जो सवाल पूछा कि कितने चले गए हैं, हम कमजोर इसलिए हो गए हैं कि सवाल पूछने की क्षमता हमारी खत्म हो गई है। हमारी मीडिया ध्वस्त हो गई, हमारे
जुडिशरी ध्वस्त हो गए, पुलिस वगैरह तो ध्वस्त हो ही गई। इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, जितने भी स्वतंत्र थे जो कि एक चेक एंड बैलेंस का काम करते थे, वह ध्वस्त हो गए। एक एक करके इसे किया गया पिछले 5 से 6 साल में, पूरी ताकत लाके गई। और जनता का एक हिस्सा भी, जिसकी तैयारी 6 वर्षों से नहीं बल्कि बहुत पहले से आरएसएस करती रही है, बिना यह समझे कि वह देश को मजबूत नहीं बल्कि देश को कमजोर कर रहे हैं। एकता हमारी अनेकता में थी, कई भाषाओं में थी, कई तरह के लोगों में थी, कई तरह के विचारों में थी। उसको यह एक उस तरह से करने लगे। लोग गाली देते हैं, यह लोग यूएसएसआर और वहां कम्युनिस्टों गाली देते हैं कि वहां पे विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने इसे जी। ध्वस्त कर दिया और आज जो भी एक पारदर्शिता थी उसे खत्म कर दिया। और आज जैसा मैंने कहा, जो आडंबर इन्होंने बनाया, जो चक्रव्यूह बनाया, उसमें खुद फंस गए और हम हर जगह से कमजोर पड़ गए, जिसका नतीजा इस रूप में आज हमें जो चीन के साथ जो आया है, दिख रहा है, वहां हमें दिख रहा है। जहां चीन, जैसा आपने बहुत सही सवाल पूछा, मैं सोच रहा था कि शायद मेरे पास उसको और डेटा होते। चीन की भी अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है, लेकिन छोड़िए उसको। चीन उस सब को त्याग करके इसके तैयार है कि वो भारत को सबक सिखाए। क्या हम तैयार हैं कि पूर्ण रूप से हम चीन से लड़ जाए? मुझे नहीं लगता कि दोनों देश उसके लिए तैयार है, और दोनों की बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं हो। क्या जिस तरीके से हमारा मीडिया पाकिस्तान के मामले में टूट पड़ता है, आपको दिखाई दे रहा है पिछले 1 महीने से मामला चल रहा है कि मीडिया वैसी भाषा बोल रहा हो? शायद नहीं, मैं एक ही दो देखा। ये शायद आपने ज्यादा देखा होगा, मुझे समय नहीं मिला अभी देखने का। और सही कहूं तो मैं दूसरे मीडिया देख भी नहीं पाता हूं। थोड़ा एनडीटीवी देखता हूं, आपके साथ जुड़ा हूं, नेट पे देखता हूं जो और भी बाकी सोशल मीडिया में चलाते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि वह आवाज नहीं होगी। आज मीडिया पाकिस्तान को भले ही हरा दे रहा हो, और तथाकथित सब एक्सपर्ट आते, मैं कह दूं, मैं कहीं से भी डिफेंस एक्सपर्ट या कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन तथाकथित जितने हैं, कोई डिफेंस एक्सपर्ट होता है, कोई चीन पे एक्सपर्ट होता है, कहीं कहीं पे एक्सपर्ट होता है, और जिस ढंग से वो चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, वो मछली बाजार वालों को भी शर्म आ जाए और असली मुद्दा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। शायद यहीं से हम बदलाव शुरू करें। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये कोरोना वायरस है जो हमें वहां से बदलाव शुरू करो, उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव बदले। जी नहीं, वहां से नहीं होगा। शुरुआत यहां से होगी कि आज भी यदि मीडिया संभले, लोग संभले, जुडिशरी संभले, जो कि बहुत बड़ा, पुलिस संभले, जो कि जनता के आवाज को बंद करने के लिए उसको जेल तक में भी डाल रहे हैं, मार रहे हैं, संभले, फिर से हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाए, तो हमारी विदेश नीति पे भी असर होगा, हम उसको समझेंगे और इस स्थिति से हम बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला। और भी बहुत सारी बातचीत करने की ज़रूरत है इस मसले पे, हम लगातार बने रहेंगे। आप भी बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाज़त।